तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। हमारे इस चैनल को विजिट करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम आपको कन्याकुमारी में घूमने के स्थानों के बारे में, पर्यटन स्थलों के बारे में, कन्याकुमारी के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में हिंदी में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीन अद्भुत समुद्रों के संगम पर बसा कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये शहर न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत ही खास पर्यटन स्थल है। कन्याकुमारी की खूबसूरती, यहाँ की मनोरम छटा और कन्याकुमारी की कला, संस्कृति और सभ्यता यहाँ आने वाले पर्यटकों को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति एक बार कन्याकुमारी घूमने के लिए आता है, उसका मन करता है कि वो बार बार कन्याकुमारी घूमने जाए। तो कन्याकुमारी की खूबसूरती ही इतनी प्यारी है। मनोरम छटाएं, यहाँ का सूर्यास्त, यहाँ का सूर्योदय बहुत ही खूबसूरत, बार बार आने के लिए प्रेरित करता है भाई। तो कन्याकुमारी भारत के पर्यटन स्थल के रूप में एक बहुत ही खास महत्व, खास स्थान रखता है। यहाँ पर आपको चारों ओर समुद्र बाहें फैलाए नजर आएगा। दूर दूर तक फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच कन्याकुमारी का जब आप सूर्य उदय देखते हैं और सूर्यास्त देखते हैं तो ऐसा लगेगा मानो आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे आपने पहले कभी तस्वीरों में या फिर सपनों में ही देखा होगा। समुद्र का बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला होगा। समुद्र तट पर फैली रंग बिरंगी रेत में खेलना यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाता है। तो यदि आप कन्याकुमारी घूमने जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके टूर को, आपकी यात्रा को शानदार, जानदार बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको कन्याकुमारी में देखने योग्य पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ आपको क्या क्या देखने जाना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है भाई। तो बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप ऐतिहासिक किलों को देखना पसंद करते हैं, प्राचीन महलों को देखना पसंद करते हैं, राजा महाराजाओं के ठाट देखना पसंद करते हैं तो आप उदयगिरी किला देखना जा सकते हैं भाई। ये किला कन्याकुमारी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भाई। इस किले का निर्माण राजा मार्तंड वर्मा के द्वारा करवाया गया था। उनके शासन काल में इस किले का नाम डे लायन किला हुआ करता था, जहां आप इस किले में आपको डे लायन और उनकी पत्नी और बेटे की समाधि भी देखने को मिलेगी भाई। किले में एक बहुत ही खूबसूरत जैव पार्क यानी कि बॉटनिकल गार्डन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ आप हिरण, बतख जैसे छोटे मोटे जीवों को देख सकते हैं। और ख़ास बात, यहाँ आपको 100 से भी अधिक प्रकार की पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ देखने को मिलते हैं। बड़ा ही अद्भुत ये किला कन्याकुमारी का सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ प्रस्तुत करता है। तो कन्याकुमारी जाएं तो भाई उदयगिरी का किला देखना बनता है भाई, जरूर देखने जाएं। दोस्तों, कन्याकुमारी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जो इस शहर का मुख्य आकर्षण कहा जा सकता है। जी हाँ, कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर, जिसे भगवती अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देखना बनता है भाई। कहते हैं कि कुमारी अम्मन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पंड्या राजवंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। स्थानीय लोगों की यहाँ कई प्रकार की मान्यताएं हैं। यहाँ के लोगों की मान्यताओं के अनुसार, यहाँ की किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि देवी कन्याकुमारी भगवान भोलेनाथ शिव से विवाह करना चाहती थी। उन्होंने विवाह की पूरी तैयारियां भी कर ली, लेकिन उनका विवाह भगवान शिव से हुआ नहीं, जिसके चलते देवी कन्याकुमारी ने हमेशा कुंवारी रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि शादी के लिए जो चावल और अनाज वहाँ रखे गए थे वो बिना पके ही रह गए और समय के साथ में धीरे धीरे वो पत्थरों में बदल गए। ये पत्थर जो कि अनाज की तरह दिखते हैं,
मिलते जुलते हैं। इन पत्थरों को आप आज भी यहाँ देख सकते हैं भाई। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है इस मंदिर का। ऐसा ही एक और मंदिर है थानुमलियन मंदिर। जी हाँ, थानुमलियन मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के सुचिचंद्रम क्षेत्र में स्थित है। ये एक हिंदू मंदिर है और यहाँ 108 शिव मंदिर जो हैं इस क्षेत्र में स्थित है, उनमें से ये एक मंदिर माना जाता है। ये मंदिर अब तमिलनाडु में है। थानुमलियन मंदिर को इस थानुमलियन कोविल के नाम से भी जाना जाता है भाई। इस मंदिर में आपको एक संगीत स्तंभ देखने को मिलेगा। ये स्तंभ इस मंदिर का सबसे मुख्य आकर्षण है। यहाँ की समृद्ध वास्तुकला और स्थापत्य कला, इनके चमत्कार आपको इस मंदिर में देखने को मिलेंगे भाई। ये स्तंभ 18 फीट ऊंचा है। कुल मिलाकर यहाँ 4 स्तंभ है, जिनमें से एक ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत स्तंभ है भाई। और मंदिर के विभिन्न स्तंभों में आपको रामायण और महाभारत के दृश्य देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरती से इन स्तंभों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। बहुत ही देखने योग्य है भाई। इसी मंदिर में आपको हनुमान जी की एक विशाल 22 फीट ऊंची प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ नंदी जी की भी एक विशाल मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ जाने से पहले आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड भी है। और आप यहाँ जब जाएं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि यहाँ आपको कई सारे फर्जी गाइड मिलेंगे, पंडे मिलेंगे। इनके चक्कर में आपको नहीं आना है, नहीं तो ये आपकी जेब भी काट सकते हैं। मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है, जो कि दोपहर 12 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। और फिर शाम को 5 बजे से रात्रि 8:30 तक ये मंदिर आपके दर्शनों के लिए खुला रहता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है, तो किसी को आपको प्रवेश शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, कन्याकुमारी में एक बहुत ही खूबसूरत झरना है जिसका नाम है ओला कुरुवी। जी हाँ, ओला कुरुवी झरना। वैसे ये झरना कन्याकुमारी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओला कुरुवी या ओला कारुवी वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत झरना है। ये झरना पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी के बीच में से निकलता है। चारों ओर यहाँ आपको चट्टानी वन क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको तलहटी तक जाने के लिए 1 घंटे की ट्रैकिंग करनी होती है। इस झरने में आपको 2 छोटे छोटे झरने और भी दिखाई देंगे। एक 200 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, दूसरा जो नीचे की ओर स्थित है वो बहुत ही लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट बन चुका है भाई। तो अगर आप कन्याकुमारी घूमने जाएं तो ओल कारुवी या ओला कुरुवी झरना देखना बनता है भाई, जरूर देखने जाएं। देखिए दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि कन्याकुमारी 3 समुद्र के तटों पर बसा शहर है। तो जब आप समुद्र के किनारे जा रहे हैं तो समुद्र तट का मजा तो लेना बनता ही है भाई, लेना भी चाहिए। कन्याकुमारी बीच भारत के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है। कन्याकुमारी समुद्र तट की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कन्याकुमारी का समुद्र तट अपने आप में अद्भुत है। यहाँ समुद्र रंग बदलते समुद्रों के साथ में आपके समक्ष खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ 3 समुद्रों का संगम है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ऐसे 3 बड़े बड़े सागर समुद्र का संगम आपको यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन इतने बड़े बड़े 3 समुद्रों का संगम होने के बाद भी इन तीनों समुद्रों का पानी आपस में नहीं मिलता है भाई, मैच नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है भाई। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है भाई। तीनों समुद्रों के पानी का रंग आपको अलग अलग ही दिखाई देगा। फिरोजे नीले रंग का समुद्र, गहरे नीले रंग का समुद्र और हरे समुद्री पानी को देखकर आप अपनी आंखों से इन तीनों में अंतर महसूस कर सकते हैं भाई। तो ऐसा अद्भुत संगम आपको पूरी दुनिया में बस यहीं देखने को मिलेगा। जगमगाते समुद्र के पानी के किनारे पर सुनहरी रेत इस समुद्र तट को और खूबसूरत बना देती है। और यही कारण है कि ये समुद्र तट पूरी दुनिया से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का समुद्र तट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और आसपास के दृश्य तो इतने खूबसूरत हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। खासकर यहाँ का सूर्य उदय और
सूर्यास्त बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक है। समुद्र तट पर आपको एक लाइट हाउस भी देखने को मिलेगा। तो जब आप इस समुद्र तट तक जाना चाहेंगे तो मुख्य शहर से आप किसी भी स्थान से, किसी भी हिस्से से यहाँ तक आने के लिए आपको लोकल बसें और टैक्सीज मिल जाएगी। तो कन्याकुमारी बीच यहाँ का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है जहाँ आपको ज़रूर से जाना चाहिए। आप यहाँ सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक जा सकते हैं भाई। और इन तीनों महासागरों का जल एक ही स्थान पर मिलता है, उस स्थान पर आप जरूर जाइए। फिर भी इन महासागरों के जल का रंग अलग अलग होता है। कन्याकुमारी बीच को खासकर सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय देखने के लिए जरूर जाइए। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, शब्दों में नहीं बता सकते। और यही कारण है कि इस समय यहाँ आपको काफ़ी संख्या में लोग देखने को मिल जाएंगे। तो कन्याकुमारी का एक सबसे खास आकर्षण पर्यटन स्थल है समुद्र तट, कन्याकुमारी बीच। अगला स्थान है सुनामी स्मारक। ये कन्याकुमारी का एक विशेष स्मारक है। उन लोगों को सम्मानित करने के लिए इसे बनाया गया है जिन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले आई विनाशकारी सुनामी में अपनी जान गंवा दी थी। जी हाँ, कुछ साल पहले दिल को दहला देने वाली विनाशकारी सुनामी आई थी जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सुनामी स्मारक उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया गया है। सुनामी स्मारक को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। तो अगर आप सुनामी स्मारक तक जाएं तो अपने साथ में श्रद्धा सुमन, कुछ फूल उन लोगों के लिए जरूर लेकर जाएं जिन्होंने इस विनाशकारी सुनामी में अपना जीवन खो दिया है। और उनकी आत्मा की शांति के लिए आप यहाँ जरूर से प्रार्थना करें। अगला स्थान है पद्मनाभपुरम महल। कन्याकुमारी का एक बहुत ही खूबसूरत महल, 7 एकड़ में फैला हुआ एक भव्य खूबसूरत ऐतिहासिक महल जिसे देखना बनता है भाई। इस महल का निर्माण त्रावणकोर राजवंश के द्वारा करवाया गया था। महल के भीतर एक बहुत बड़ी लालटेन लगी हुई है और महल के भीतर एक बहुत ही प्राचीन खूबसूरत सरस्वती देवी का मंदिर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस मंदिर की खास बात क्या है? तो इस मंदिर की खास बात यह है कि यह महल लकड़ी से बना हुआ है। अभी तक आपने जितने भी महल देखे होंगे वो पत्थरों से बने देखे होंगे, लेकिन यह महल लकड़ी से बनाया हुआ है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है भाई। कन्याकुमारी का पद्मनाभपुरम पैलेस तमिलनाडु के मुख्य प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये महल कन्याकुमारी के पद्मनाभपुरम गांव में ठाकले के पास नागरकोइल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और तिरुवनंतपुरम से ये महल लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भाई। दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं कि पूरी दुनिया में ये महल टॉप 10 महलों में से है। 10 सबसे ऊपर खूबसूरत महल है, उनमें से एक है। तो भाई वाह, ऐसा महल देखना तो बनता है। तो भाई जब भी आप कन्याकुमारी घूमने जाएं तो इस महल को देखने जरूर जाएं। ऐसे ही तिरुचेंदूर अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर जो कि तिरुचेंदूर शहर में स्थित है, कन्याकुमारी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इस मंदिर को भी देखने जा सकते हैं भाई। ये भगवान मुरुगन को समर्पित मंदिर है। सिथी लेवेंटर का ये दूसरा निवास स्थान माना जाता है। तिरुचेंदूर का मुरुगन मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है जिसे चंदना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान मुरुगन ने सोरा पद्मा नामक राक्षस को हराने के बाद में यहीं इसी स्थान पर भगवान शिव का पूजन किया था। तो ये स्थान बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है, बड़ा ही चमत्कारी स्थान माना जाता है। आपको बता दें कि भगवान मुरुगन जो है वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी को कहा जाता है साउथ में। तो आप यहाँ पर भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय जी के दर्शनों के लिए जरूर जाइए। चलिए बात करते हैं कि कन्याकुमारी जाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है। तो देखिए, अक्टूबर से फरवरी, क्योंकि साउथ में गर्मी बहुत रहती है। तो जो लोग साउथ से नहीं हैं वो अगर गर्मियों में चले गए, मानसून में चले गए तो बड़े परेशान हो सकते हैं भाई। तो अक्टूबर से फरवरी का समय बेहतरीन समय है समुद्र तट पर दर्शनीय स्थानों के आनंद के लिए। अक्टूबर का समय जो कि फरवरी तक आप जा सकते हैं, बहुत ही
खूबसूरत दृश्य आपको इस समय देखने को मिलते हैं। सर्दियों की शुरुआत होती है तो यहाँ आर्द्रता नहीं होती है, यानी कि नमी नहीं होती है। तो ऐसे में आप यहाँ के मौसम को आनंद के साथ में कुछ समय आप यहाँ बिता सकते हैं, नहीं तो जो उमस होती है उससे आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि कन्याकुमारी हम कैसे पहुँचें। तो देखिए, कन्याकुमारी तक पहुँचने के लिए सारे रास्ते उपलब्ध हैं। आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं। देश के सभी स्थानों से सड़क मार्ग यहाँ जुड़ा हुआ है। आप चेन्नई आ जाइए, चेन्नई से आप आराम से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं। इसके अलावा रेल मार्ग भी आपके लिए यहाँ खुला है। कन्याकुमारी के लिए लगभग सभी बड़े शहरों से ट्रेन्स आपको मिल जाती है। और यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कन्याकुमारी से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप आराम से टैक्सी या बस के माध्यम से कन्याकुमारी तक पहुंच सकते हैं। कन्याकुमारी में खाने पीने की वैसे ठहरने की वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन खाने पीने में आपको साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा। हाँ, कहीं कहीं आपको राजस्थानी गुजराती खाना भी मिल जाएगा, जिसे आपको तलाश करना होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी घूमने के स्थानों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, यूज़फुल लगा है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की घूमने की जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल टूर टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।